अब न्यूक्लियस के बेसिस पे न्यूक्लियस को बोलते हैं कैरियोन। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एगो प्रोकैरियोटिक सेल और एक मतलब एक वो सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, एडवांस नहीं है, और एक वो सेल जिसमें न्यूक्लियस एडवांस्ड है, मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो चुका है। प्रिमिटिव वाले में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब है, अभी बता रहे हैं। तो दो टाइप का हो गया, एगो प्रिमिटिव सेल और एगो प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला, जिसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और जो दूसरा बच गया यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यू का मतलब होता है ट्रू। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, मतलब बहुत पहले वाला। अभी जो चल रहा है वो सब हो गया मॉडर्न, एडवांस। प्राचीन मतलब एडवांस ना, समझ में आ रहा है ना। चलो, तो अब हम लोग क्या देखें, सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ, बता रहे हैं, न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव माने एंशिएंट, प्राचीन। कैरियोटिक माने कैरियन वर्ड से आया हुआ है, कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। वैसे ही यू का मतलब होता है ट्रू, वेल डिफाइंड। कैरियन का तो मतलब अभी सब समझिए गया सब। न्यूक्लियस सेल ना, न्यूक्लियस के बेसिस पे दो टाइप्स का, प्रोकैरियोटिक सेल और यू। अब ध्यान से बात समझो, पहले समझ लो। मान लो कि हम ये एगो सेल का स्ट्रक्चर बना दिए। न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियस का बहुत कंपोनेंट रहता है अपना, जिसको न्यूक्लियर मटेरियल बोलते हैं। आगे जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियस का न्यूक्लियर वो एगो ना दूगो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस के अंदर में जो लिक्विड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमाटिन होता है, थ्री लाइक स्ट्रक्चर, एगो बॉल राउंड एगो गोल स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अभी इतना साइटोप्लाज्म बाहर का हो गया, अभी इतना समझो। तो ये हो गया ये, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। तो हम देखो, सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने से, ध्यान समझना, सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने से ये सब चीज को बटोर के एक जगह पर रख दिया है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि रे यही है जो इस सेल का क्या है कि न्यूक्लियस है। किसी एक चीज को हम न्यूक्लियस के रूप में डिफाइंड कर रहे हैं कि नहीं, यही है जो इस सेल का क्या है, तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया। और वेल डिफाइंड कब बना, जब इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहा, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब न्यूक्लियर मटेरियल को इनक्लोज्ड करके एक जगह पे रखा, तब हम बोले कि इसके पास डिफाइंड न्यूक्लियस है। जब डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया तो कौन सा सेल हो गया, यूकैरियोटिक सेल। तो ये है कि द सेल हुज न्यूक्लियर मटेरियल्स, न्यूक्लियर मटेरियल माने मेम्ब्रेन के अंदर के सब चीज, न्यूक्लियर मटेरियल्स आर इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज है तो इसी को बोलेंगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल। तो अब इनक्लोज है तो किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस है, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। खूब बढ़िया से दिख जाएगा कि ये क्या है कि हमारा न्यूक्लियस है। हाँ, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ये सब
एक या एक से ज्यादा मेम्ब्रेन रहता है। तो ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें यूकैरियोटिक सेल में। अच्छा, अब अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो ये वो सेल है जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल तो है, हैव न्यूक्लियर मटेरियल बट नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। अब बताओ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यही ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो जितना भी एक जगह तो पकड़ ले नहीं है, जितना भी न्यूक्लियोप्लाज्म है वो सब छितरा जाएगा, किसमें, साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा, इसका डीएनए अलग अलग हो जाएगा, न्यूक्लियस कहीं गायब हो जाएगा। तो अब किसी एक स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं क्या कि यही हमारा न्यूक्लियस है? सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के चलते ऐसा नहीं है कि इसमें न्यूक्लियर मटेरियल नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, साइटोप्लाज्म में घुला हुआ, डीएनए कंटेंट भी है, क्रोमाटिन डीएनए कंटेंट भी है, सब है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने से सब छितरा गया है, साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व हो गया है। तो किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, हम बोल दे कि यह क्या है कि न्यूक्लियस है। इसलिए न्यूक्लियर मटेरियल है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और नहीं होने के चलते सब एने ओने घुल मिल गया है। इसलिए बोलते हैं कि दे क्या कहीं दिया हुआ है, दे डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई खास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस के रूप में डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होगा, हमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, प्लास्टिड, ये सब क्या होगा कि इसमें लाइसोसोम नहीं मिलेगा। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं मिलेगा। कुछ एग्जांपल है, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरियम सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीएम लिखे यहाँ पे है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये सब एग्जांपल हो गया किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। सब मिल जाएगा, सब इसमें प्रेजेंट रहेगा। हम ये बोले कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसमें नहीं प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सब प्लास्टिड, लाइसोसोम इसमें यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है। और इसमें प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, ये सब कौन सेल हो गया? यूकैरियोटिक सेल। इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ा जाए, समझो, देखो नंबर ऑफ सेल के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप्स में बांटते हैं। अगर ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल से बना है तो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और वो ऑर्गेनिजम्स जो एगो से ज्यादा सेल से बनता है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे कि मान लो कि जब जितना भी प्रोकैरियोटिक था सब एक सेल का होता है, तो ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गया। अमीबा, पैरामीशियम, नहीं हम लोग को बहुत सारा चीज जो डिजीज करता है तो वो सब कौन सा सेल का हो गया? यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल का बनता है। अंडा भी एक सेल का है, तो वो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, उसमें से ऑर्गेनिजम्स बन के निकलता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बनता है उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। जो एक सेल, हम लोग पूरा बॉडी, हम लोग ह्यूमन सब क्या हो जाएंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब बात समझो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल तो बहुत सारा है, तो काम का बंटवारा हो गया है, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है, मजदूरी का बंटवारा हो गया है। जैसे कि किडनी वाला जो सेल है उसका काम है कि ब्लड को फिल्टर करने के लिए, हार्ट वाला सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो ब्लड को पूरे बॉडी में क्या करेगा कि सर्कुलेट करेगा, पंप करेगा, नहीं तो उसका काम दे दिया गया ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। लीवर का सेल सेक्रीशन करता है बाइल वगैरह, तो वैसे ही डिफरेंट सेल को अलग अलग काम दे दिया गया है करने के लिए। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल ज्यादा है तो काम का बंटवारा हो गया है, तो अलग अलग सेल अलग अलग काम करता है। लेकिन यूनिसेलुलर में क्या है? एगो सेल वे है, जिंदा रहने के लिए सब काम तो करबे करना है, तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। एक ही सेल क्या करता है कि सब काम को करता है, इसीलिए ही एक सेल होने के बावजूद उसको बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स। देखो एगो सेल है तो सिर्फ सेल ही मानो एक एगो, बहुत ज्यादा सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, टल सिस्टम होगा, तब जाके बोलेंगे कि वो क्या है कि ऑर्गेनिजम्स है।
लेकिन यहाँ पे एक ही गो सेल है तब उसको बोल रहे हैं ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा सेल वाला जिसके पास ऑर्गन सिस्टम सब है, जिसको ऑर्गेनिजम्स बोल रहे हैं, तो उतना सिस्टम होने के बाद जितना काम कर रहा है वो एक अकेला सेल वो सब काम को अकेले क्या कर रहा है कि परफॉर्म कर दे रहा है। हाँ, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो स्ट्रक्चरली तो सेल एक हुआ, लेकिन फंक्शनली वो तो मल्टी सेलुलर के बराबरी कर रहा है। उसके अंदर में जो फंक्शन हो रहा है वो एक गो सेल सब फंक्शन को क्या कर रहा है कि परफॉर्म कर ले रहा है। तो स्ट्रक्चरली तो एक गो सेल हुआ, लेकिन फंक्शनली उसका बराबरी कर रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसको भी ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं। फंक्शनली कंपटीशन बढ़िया दे रहा है, तो इसलिए एक सेल होने के बावजूद उसको बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी सेलुलर तो खैर ऑर्गेनिजम्स है ही, तो लिख लिया जाए। 5 मिनट के बाद सुनाया होगा। ऑर्गेनिजम्स दो टाइप का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और वो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ और सिर्फ ओनली एक ही सेल से बना रहा है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ रहा है ना? अब एक ही सेल है तो मजबूरी है, लाइफ प्रोसेस का सब फंक्शन उसी सेल को करना पड़ेगा। अब एक ही वो सेल है तो वो न्यूट्रिशन करेगा कि नहीं करेगा? खाना नहीं खाएगा क्या? और जो न्यूट्रिशन लेगा तो उसका डाइजेशन होगा कि नहीं? और जब डाइजेशन होगा तो एक्सक्रीशन होगा कि नहीं? अब डाइजेशन तो हो गया, अब एनर्जी चाहिए तो उसके अंदर में रेस्पिरेशन होगा कि नहीं? तो ये सब काम उसमें होगा कि नहीं होगा? और वो सब लाइफ प्रोसेस के लिए अलग अलग सेल तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एगो सेल से बनवे किया है। तो ये लाइफ प्रोसेस का सब फंक्शन एक ही सेल करेगा, तो होता ही है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सब फंक्शन एक ही सेल, मजबूरी है। एमीबा, पैरामीशियम, बहुत सारा है। मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज्यादा सेल से बनता है, हम लोग में लाखों करोड़ सेल होगा नहीं, उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर। और अलग जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल होने के चलते डिवीजन ऑफ लेबर होता है, काम में बंटवारा हो जाता है। कि हम लोग बाहर रहते हैं, रूम लेकर आते हैं तो कहते हैं सुबह में बर्तन तुम धोना, शाम में हम धोएंगे। बंटवारा हो गया ना, टमाटर से हम सब्जी काट रहे हैं तब होता है, खूब बंटवारा होता है। तुम झाड़ू लगाओ तो हम सब्जी काट रहे हैं, ऐसा होता है। तो काम में बंटवारा हो गया कि नहीं हो गया? फायदा ये हुआ कि ज्यादा काम हो गया और दोनों आदमी के लिए काम हो गया। अब सब्जी कटा गया तो एक आदमी के लिए थोड़ा कटाया, दोनों आदमी के लिए कटाया। और काम करने में कंपटीशन खूब होता है। दो बहन रहे तभी भी, अब बाहर रूम लेके अगर 2-3 दोस्त एक साथ रह रहा है तभी भी, अगर एक बार देहतरी करेगा तो बाकी सबको देहतरी करेगा कि हम घर नहीं बनाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक बार खूब काम कर रहा है तो बाकी 2 खूब काम करे, ऐसा नहीं होता है। एक बार देहतरी करेगा तो सब देहतरी करेगा, एक बार खूब काम करेगा तो बाकी दोनों और ही देहतरी करेगा। यूं तो काम करिए रहा है, हमको काम करने की जरूरत क्या है, ऐसे होता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा। हालांकि इससे फायदा है क्योंकि किसी एक सेल पे काम का वर्कलोड नहीं पड़ेगा नहीं। तो ऐसे अब मान लो रेस्पिरेशन करने के लिए लंग्स वाला सेल ऑक्सीजन को इन्होंने कर रहा है, फिर सेल में चला गया माइटोकॉन्ड्रिया बैठा हुआ है रेस्पिरेशन करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का सबका सब जितना भी पार्ट्स ऑर्गन है वो सब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। फिल्टर करने के लिए किडनी बैठे हुए हैं, ब्लड को पंप किए हुए करने के लिए हार्ट का कार्डियक टिश्यू, कार्डियक सेल बैठे हुए हैं। तो डिफरेंट सेल डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के फंक्शन को कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? जैसे ये प्लांट्स, एनिमल, फंजाई ये सब किस में आ जाएगा? मल्टी सेलुलर। अब कल